तो नाउ ये कारो का नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट हम कर चुके हैं, दैट वेदर द बुक्स हैव बीन प्रॉपर्ली, वेदर द थिंग्स हैव बीन प्रॉपर्ली, लाइक कोई भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अगर आई है, अगर मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन करा है, फिजिकल वेरिफिकेशन करते करते कोई कमी कोई गलती आई है, तो उसको प्रॉपर्ली डील करा है या नहीं करा, ये ऑडिटर चेक करके रिपोर्ट करेगा कि हाँ मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था, रीजनेबल इंटरवल्स में किया था, गलतियां मिली थी और उन्होंने उसको प्रॉपर्ली डील किया है। गलतियों को डील करने का क्या तरीका है, एडमिट कर लो हाँ गलती हो गई है, बुक्स में लॉस दिखा दो या उस गलती को सुधार लो। तो जो भी है ये ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। मैम ऑडिटर को लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया तो कमेंट कर दो ना कारों में कि मैनेजमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है अपने एसेट्स का, अपने प्लान्स प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स का, कंपनी अच्छे से नहीं चल रही है, गलतियां ही होगी सब क्योंकि मैनेजमेंट ने कुछ भी ध्यान से नहीं किया है। तो दीज आर द बाजू वाले पॉइंट्स, मतलब ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना गाइस, ये मैंने ही पॉइंट्स, जो पास वाले जो हैं ये पॉइंट्स मैंने ही बनाए हैं, ये इंटरप्रिटेटिव पॉइंट्स है। देखो अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो मैंने जो जो बोला है ना वो यही है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स हैव टू बी मेड बाय द मैनेजमेंट। ऑडिटर क्यों करेगा फिजिकल वेरिफिकेशन, मैं तुम्हारी कंपनी की ऑडिटर हूँ, तुम्हारा स्टॉक है, तुम्हारी मशीन है, मैं जाके नहीं करूंगी, मैं जाके ध्यान नहीं रखूंगी तुम्हारे एसेट्स बराबर है या नहीं। हाँ मेरे ऑडिट के चक्कर में मुझे सिर्फ टैली करना है कि बैलेंस शीट में स्टॉक तुमने 32 यूनिट्स रखे हैं, तो क्या 32 यूनिट्स है या नहीं है वो जाके मैं वेरीफाई कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं चाहूं तो जा सकती हूँ, काउंट कर सकती हूँ, करवा सकती हूँ, मैं मैनेजमेंट को बोल सकती हूँ मेरे साथ चलो और मेरे सामने गिनती करो, मैं खुद नहीं करूंगी, आई एम नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, ऑडिटर ऑब्जर्व कर सकता है कि आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाओ तब हमको भी ले जाना। फिर इट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट पर्सन मेकिंग वेरिफिकेशन, जो पर्सन गिनती कर रहा है उसके पास अच्छी टेक्निकल नॉलेज है, हम किसी एक्सपर्ट एजेंसीज को भी बुला सकते हैं इसके लिए। ठीक है, पीरियोडिसिटी कौन डिसाइड करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। ऑडिटर कैन ऑब्टेन अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑल्सो, हम मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि आप लिख कर दे दो कि आपने स्टॉक को अच्छे से, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स की, मशीन्स की अच्छे से गिनती करी है या नहीं करी है, कंडीशन अच्छे से चेक करी है या नहीं करी है, कोई गलती वलती आई है तो पहले ही बता दो, क्योंकि अगर आप गलती खुद बता रहे हो और बुक्स में शो कर रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं बता रहे हो और हमें बाद में पता चली तो हम अपना ओपिनियन भी चेंज कर सकते हैं कि कोई मशीन है जो बुक्स में 50 लाख की दिख रही है लेकिन खराब पड़ी है, इम्पेयर्ड है, रिपेयरेबल नहीं है, तो ये आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था। अब अगर आप बताओगे और अगर आप अपनी गलतियां सही नहीं करोगे तो हम अपने ओपिनियन को चेंज कर देंगे। राइट, नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ कारो, कि ये पॉइंट इज बेसिकली ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इमूवेबल प्रॉपर्टीज मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग्स। तो क्या कंपनी के नाम पे कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, क्या वो कंपनी के नाम पर है, बस यही पॉइंट है। वेदर टाइटल डीड्स, मतलब ओनरशिप ऑफ द कंपनीज इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्रॉपर्टीज वेयर कंपनी इज लेसी, हाँ कंपनी ने कोई लीज पर दे रखी है, लीज पर ले रखी है सॉरी, तो बात अलग है। बाकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, बाकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, क्या वो कंपनी के नाम पर है या नहीं है, अदर देन कंपनीज एंड लेसी एंड लीज एग्रीमेंट्स आर मेड, तो अगर टाइटल डीड्स है कंपनी के इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, आर डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आर इन द नेम ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स अगर कंपनी की प्रॉपर्टी है तो कंपनी के नाम पर होगी, कंपनी के नाम पर है, अगर कंपनी के नाम पर है तो ऑफ कोर्स कंपनी के बैलेंस शीट में भी आ रही होगी। क्या कंपनी की बैलेंस शीट में है या नहीं है, अगर नहीं, अगर कंपनी की प्रॉपर्टी है बट कंपनी के नाम पर नहीं है, हमने कंपनी लॉ में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था ये, कि कंपनी कैन होल्ड सेपरेट प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम, तो वैसे तो कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है, पर फिर भी अगर नहीं है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्राइब करो, उसकी वैल्यू कितनी है, वो किसके नाम पर है, किसके नाम पर पड़ी है, किसी प्रमोटर के, किसी डायरेक्टर के नाम पर, और कितने सालों से पड़ी है, कि भाई है कंपनी की प्रॉपर्टी बट किसी और के नाम से पड़ी है, तो ये भी हम डिस्क्लोज करेंगे और इसका एविडेंसेस भी देंगे कि कंपनी की ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है और ये इसके नाम पर है। सो दिस इज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑन द कंपनी।
कि वेदर टाइटल डीड्स आर इन नेम ऑफ द कंपनी। अगर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बनाऊं तो ये देखो पॉइंट नंबर 3। अब इसका अगर मैं पॉइंट नंबर फिक्स्ड एसेट्स का पॉइंट नंबर सी बनाती हूँ तो क्या होगा गाइस? इसमें इसमें मैं लिखूंगी वेदर, कौन सी प्रॉपर्टी पर कमेंटिंग करनी है इस पॉइंट में? इमूवेबल प्रॉपर्टी। वेदर कंपनी की इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी के नाम पर है या नहीं है। वेदर इमूवेबल प्रॉपर्टी के, ऐसे लिख देती हूँ, टाइटल डीड्स। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टाइटल डीड्स? व्हाट डू यू मीन बाय टाइटल डीड्स? ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, जिससे प्रूव होता है कि कंपनी ही ओनर है। तो वेदर कंपनी के जो प्रॉपर्टीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज है गाइस, वो कंपनी जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वेदर कंपनी के इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंपनी के नाम पर है या नहीं है। बेसिकली ये हमें कमेंट करना है। इमूवेबल की स्पेलिंग में सही कर देती हूँ, जो टाइप करते करते गलती से गलत हो गई थी। इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर इन नेम ऑफ द कंपनी। वैसे तो कंपनी के नाम पर ही होगी, यस और नो। अगर यस है तब तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं है, कंपनी के नाम पर नहीं है, तो क्या करना होगा? ऑडिटर डिस्क्लोज करेगा। अगर कंपनी के नाम पर नहीं है तो ऑडिटर डिस्क्लोज करेगा। क्या डिस्क्लोज करेगा? कि किसके नाम से है, नेम ऑफ होम, किसके नाम से कंपनी ने प्रॉपर्टी दी है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस, ये नोटिस्ड। आगे बढ़े। दिस वॉज द थर्ड पॉइंट ऑफ कार्गो। नाउ मूविंग ऑन विद द फोर्थ पॉइंट। ये आ गया था नीचे एक्चुअली। ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट ऑफ कार्गो विच इज अ स्मॉल पॉइंट। गाइज ये जो है, ये मैं सही कर देती हूँ, वैसे तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा, इसको डिलीट ही कर देती हूँ मैं। चलो छोड़ो। ओके, मानसी को एडमिट कर दिया है मैंने। नाउ द फोर्थ पॉइंट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन फ्रॉम द नोट्स, यू रीड अलोंग विथ मी कि अब कौन सा पॉइंट आएगा। फिक्स्ड एसेट्स पर ही हैं अभी हम। फिक्स्ड एसेट्स का चौथा पॉइंट, वेदर कंपनी हैज रिवैल्यूड, क्या पूरे साल में कंपनी ने रिवैल्यू किया है? किसको? अपने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स को। करते ही है ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व बना देते हैं फिर। तो क्या कंपनी ने पूरे साल में रिवैल्यू किया है अपने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स, टैंजिबल इंटैंजिबल मूवेबल इमूवेबल एसेट्स को? अगर हाँ, तो क्या रिवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बेसिस पे किया है या नहीं किया है? ऐसे मर्जी से कुछ भी रिवैल्यू कर दिया है, या प्रॉपरली एक रजिस्टर्ड रिवैल्यूअर को हायर किया, एक एक्सपर्ट को हायर किया? और आगे सुनो, सिर्फ रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, बल्कि जब रिवैल्यूएशन किया तो चेंज अगर 10% और मोर से आया है, if the change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value, तो भी यहाँ पर हमें रिपोर्ट करना है। क्या हो रहा है मैम? पहली चीज, क्या कंपनी ने अपने एसेट्स को रिवैल्यू किया है? अगर हाँ, तो क्या रिवैल्यूएशन एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाया है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन होता है? कंपनीज एक्ट ने डेफिनेशन दी है रजिस्टर्ड वैल्यूअर की, ये इस कैटेगरी में टेक्निकल इंजीनियर्स आते हैं। और अगर रिवैल्यूएशन किया, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाया, और अगर रिवैल्यूएशन में 10% से ज्यादा चेंजेस हुए हैं एसेट्स की वैल्यू में, तो आपको एक्सप्रेसली डिस्क्लोज करना है। क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, अमाउंट। मैम अगर 10% से कम चेंज हुआ है तो अमाउंट डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है।
समझ आया? पहला पॉइंट फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, क्वांटिटेटिव सिचुएशंस, फिक्स्ड क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन. सेकंड पॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन, मैनेजमेंट, रीजनेबल इंटरवल्स, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी देखी तो रिपोर्ट करो. थर्ड पॉइंट रिवैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी, title deeds in the name of company or not. And fourth point, if the company has done revaluation of the fixed assets, plant, property, equipments, tangible, intangible, movable, immovable assets, whether it is being done by registered valuer or not, इन दोनों पॉइंट्स पे तो हर हाल में रिपोर्टिंग होगी. और रिवैल्यूएशन का अमाउंट भी लिखना है, लेकिन अमाउंट सिर्फ कब लिखना है? ओनली इफ द चेंज इज 10% और मोर. अगर 10% और मोर नहीं है तो अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पॉइंट पे रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है. रिपोर्टिंग तो होगी, लेकिन जहां जहां जिन जिन चीजों पे, देखो मैंने क्लियरली लिखा भी है तुम्हारे लिए, अमाउंट टू बी स्पेसिफाइड ओनली, सिर्फ कब? इफ द चेंज इज 10% और more. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये एक पॉइंट ही हुआ है गाइस अभी तक, डरना मत कारो से. दो तीन ही बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, बाकी सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. लेकिन अभी फर्स्ट पॉइंट पे ही हैं फिक्स्ड एसेट के. वेदर एनी प्रोसीडिंग हैविंग बीइंग इनिशिएटेड, क्या कंपनी पे कोई कार्यवाही चालू हुई है? किस बात की चालू हुई है? इनिशिएटेड या चल रही है पेंडिंग? किसके खिलाफ? कंपनी के खिलाफ. क्या होल्ड करने पर? कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करने पर. एंड व्हाट डू यू मीन बाय बेनामी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी को खरीदा किसी और ने और नाम किसी और का है. कंसिडरेशन पेड बाय वन बट नेम ऑफ अनदर. देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा है पॉइंट नंबर 3 में. एक्स परचेज्ड अ प्रॉपर्टी नॉट इन हिज ओन नेम बट इन नेम ऑफ वाई. कंसिडरेशन एक्स ने दिया है बट नाम किसका है? वाई का है. ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बेनामी प्रॉपर्टीज. तो क्या बेनामी प्रॉपर्टीज के तहत कोई केस वेस चल रहा है? अगर हाँ, तो क्या कंपनी ने इन सब चीजों को अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है? बेनामी ट्रांजैक्शन इन विच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू वन पर्सन फॉर कंसिडरेशन पेड बाय अनदर पर्सन. ये फोन मैंने मेरे नाम से खरीदा है, लेकिन इसका पेमेंट सपोज मेरे पापा के अकाउंट से निकला है, मेरे हस्बैंड के अकाउंट से निकला है. दिस इज अ बेनामी फोन. आर यू गेटिंग इट? कंसिडरेशन पेड बाय अनदर बट नेम ऑफ अनदर पर्सन इज सिचुएटेड, मेंशन्ड रादर. तो कंपनी ने अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जिसमें नाम कंपनी का है, पैसा किसी और का है, या पैसा कंपनी का है, नाम किसी और का है, और कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है, तो कंपनी उसको डिस्क्लोज करेगी. कहाँ? लिखा नहीं है, लेकिन कहाँ? AS 29 कंटिजेंट लाइबिलिटी. कोई भी कोर्ट केस होता है तो कहाँ डिस्क्लोज करते हैं? AS 29 में डिस्क्लोज करते हैं. सो दिस इज इट विथ योर फर्स्ट पॉइंट. ये अभी तुम्हारा पहला पॉइंट हुआ है. पहले पॉइंट को मैं सम अप अगर करूं तो just only the first point. First point was on plant, property, equipments, जिसे हम fixed assets भी बोल सकते हैं. उसमें टोटल कितने पॉइंट्स हैं? ए किस पर था वो? जल्दी से बोलो. प्रॉपर रिकॉर्ड. इसमें किन किन चीजों पर? क्वांटिटेटिव डिटेल्स पर भी शो करना है एंड सिचुएशन पे भी शो करना है. सेकेंड पॉइंट इस पर था, क्या मैनेजमेंट ने टाइम टू टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन करा है या नहीं करा है एट रीजनेबल इंटरवल बाय मैनेजमेंट. फिर थर्ड पॉइंट क्या है? टाइटल डीड्स, राइट? किसकी? ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. किसके नाम पर है? कंपनी के नाम पर है या नहीं है. फोर्थ पॉइंट क्या है गाइस? क्या प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स का रिवैल्यूएशन किया है? ऑफ प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स किससे?
बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और अमाउंट का बताना है, अमाउंट इन कारो। ऑडिटर कब रिपोर्ट करेगा? इफ रिवैल्यूएशन चेंज, रिवाल का चेंज इज द 10% or more. And last point, E point says, good तेजस्वी, E point says कि अगर कंपनी की कोई प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन में कवर्ड है, बेनामी ट्रांजैक्शन, कोई प्रोसीडिंग चल रही है कंपनी पर, तो उसे डिस्क्लोज करा है या नहीं करा है। दिस इज इट विथ योर फर्स्ट पॉइंट। ऐसे तो कितना छोटा लग रहा है, लेकिन हाँ अब इसके अंदर की बातें बड़ी है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो मेन बोल्ड पॉइंट्स है तुम्हारे बुक के वो तुम्हें लर्न करना है, हाईलाइटेड वाले। जो पास में जो पॉइंट्स है वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बहुत 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 इजी है। इन्वेंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री? स्टॉक। स्टॉक पर रिपोर्ट करना है, और उसमें सिर्फ एक पॉइंट है, पता है कौन सा? ये जो ऊपर 5 पॉइंट्स है ना फिक्स्ड एसेट्स के, उसका जो बी पॉइंट है, सिर्फ वो ही सिर्फ वो ही स्टॉक का पॉइंट है। कैसे कह रही हूं मैं, ये रीड कर लो। बी पॉइंट स्टॉक वेरी स्मॉल, और खत्म भी हो जाएगा 1 सेकेंड में। इधर देख लो फटाफट। इन्वेंट्री का पॉइंट है। इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है? इन्वेंट्री इज ऑफ रॉ मटेरियल ऑल्सो, फिनिश गुड्स ऑल्सो, WIP वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो। स्टॉक सिर्फ फिनिश गुड्स का होता है। स्टॉक एक छोटा शब्द है, इन्वेंट्री एक बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है, राइट। इन्वेंट्री के लिए क्या लिखा है? वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन, वही वाला पॉइंट है। क्या इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन किया है? कैसे? रीजनेबल इंटरवल पर। किसने? मैनेजमेंट ने। और क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन करते करते कोई गलती कमी देखी है? वेदर इन ओपिनियन ऑफ ऑडिटर द कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। क्या मैनेजमेंट ने सही प्रोसीजर से फिजिकल वेरिफिकेशन किया है? और अगर गलतियां मिली है, डिस्क्रिपेंसी 10% और मोर, अगर गलतियां मिली है, डिस्क्रिपेंसीज मिली है 10% और मोर, whether they have been properly dealt with in books of accounts or not. ये तुम्हारा सेकेंड पॉइंट। ये देखो, सेकेंड पॉइंट ऑफ कारो नाम है इन्वेंट्री, और इसका पॉइंट है पॉइंट नंबर 1। आया समझ में ये? फिर है सेकेंड पॉइंट, वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम, whether during any point of time during the year, company has been sanctioned working capital limits. क्या कंपनी को इन्वेंट्री पर, वर्किंग कैपिटल पर, इन्वेंट्री डेटर्स पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन दिया है फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी? समझ रहे हो? क्या कंपनी ने इन्वेंट्री को गिरवी रखकर, हाइपोथिकेट कर कर कोई लोन लिया है? 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया है, तो whether quarterly returns statements have been filed by the company or not. जो कंपनी ने क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फाइल किए हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से है या नहीं? तो ये 2 पॉइंट्स है जिस पर हमें रिपोर्ट करना है इन्वेंट्री पर। क्या पॉइंट है वो? पॉइंट नंबर 1, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट सेज ए, सेम, whether company has done physical verification, किसने किया है? बाय मैनेजमेंट। कब किया है? एट रीजनेबल इंटरवल। फिजिकल वेरिफिकेशन डन बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स। देन अगर किया है तो आगे इससे रिपोर्ट करना है, ऑडिटर विल चेक वेदर जो फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स काम में लिए हैं, जो फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स काम में लिए हैं, वो अप्रोप्रिएट है
या नहीं है, पहली चीज। एंड इसी में इफ मटीरियल डिस्क्रिपेंसी मतलब कोई गलती कमी निकली है, मटीरियल डिस्क्रिपेंसीज नोटिस इन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, अगर कोई गलती कमी निकली है, इफ एनी मटीरियल डिस्क्रिपेंसी वॉज नोटिस्ड और वो गलती किससे ज्यादा है, 10% ऑफ द अमाउंट और मोर से ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। इफ मटीरियल डिस्क्रिपेंसी हैव बीन नोटिस 10% ऑफ मोर, ऑडिटर चेक करेगा प्रॉपरली dealt with और not, क्या मैनेजमेंट ने उस गलती को अच्छे से सुधारा है या नहीं सुधारा। तो ये तो पॉइंट है फिजिकल वेरिफिकेशन का। और जो तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है वो एकदम ऑफ ट्रैक है, और ये लिखा है, क्या लिखा है कि क्या कंपनी ने वर्किंग कैपिटल को हाइपोथिकेट करके कंपनी को सैंक्शन मिला है, कंपनी टेकन लोन, कौन सा लोन, वर्किंग कैपिटल लोन ऑन सिक्योरिटी, ऑन कीपिंग सिक्योरिटी व्हाट, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज को सिक्योरिटी पे रखकर कंपनी ने लोन लिया, और किससे ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा लोन लिया है, 5 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया है। वेदर कंपनी हैज टेकन लोन, किससे ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया है, किससे, बताओ किससे, हर किसी से नहीं, ओनली फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओनली फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो पॉइंट ये नहीं है कि लोन लिया है, पॉइंट ये है कि लोन तो ले लिया है, लेकिन आप जो क्वार्टरली रिटर्न जमा करा रहे हो ना बैंक्स के पास कि हमारे पास इतना स्टॉक है और इतना वर्किंग कैपिटल है, क्वार्टरली रिटर्न्स टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इक्वल टू द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। डिड यू गेट इट, क्या ये सेकेंड पॉइंट समझ आया, दिस इज योर इन्वेंट्री। तो देखो एकदम मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जिसमें मैंने सिर्फ जो हेड पॉइंट्स है वो कवर किए। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। नाउ क्या ये समझ आया, एनीवन एनी प्रॉब्लम, guys, anyone any problem, no, okay, you're busy writing, okay. Now if we talk about third point talks about loans and advances। जो हेडिंग है तुम्हारे थर्ड पॉइंट का वो है लोन्स एंड एडवांसेस। देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, बुक्स निकालते हैं और रीड करते हैं साथ में। So third point talks about loans provided during the year। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बार रीडिंग करेंगे उसी में शायद आ ही जाएगा। वेदर ड्यूरिंग द ईयर, क्या कंपनी ने पूरे साल में, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेड, मतलब क्या कंपनी ने लोन दिया है, क्या कंपनी ने, वेदर कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स, एडवांसेस, क्या पूरे साल में कंपनी ने लोन दिया है, किसको, चाहे सिक्योर चाहे अनसिक्योर, किसको, टू दोज कंपनीज एलएलपी पार्टीज, दोज कंपनी एलएलपी पार्टीज जो रिलेटेड पार्टीज में आ जाते हैं। कहाँ लिखा है, वेदर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन्स और एडवांसेस और गारंटी और सिक्योरिटी to any other entity if
सो इफ सो तो लिखो, यहाँ पे लिखा है इफ द एग्रीगेट अमाउंट, क्या डिस्क्लोज करना है, एग्रीगेट अमाउंट डिस्क्लोज करना है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग डिस्क्लोज करना है कि कितनी कितनी गारंटी दी है हमारी सब्सिडियरीज को, जॉइंट वेंचर्स को, एसोसिएट्स को, ठीक है, एंड अदर देन सब्सिडियरीज, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स। सिंपल, क्या कंपनी ने पूरे साल में लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, अगर हाँ तो कितनी, हमारे सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स को कुछ प्रोवाइड करिए उसका अमाउंट दो, और उनके अलावा किसी और को प्रोवाइड करिए उसका भी अमाउंट दो। Whether investments made guarantee security given of all loans advances are not prejudicial to the company's interest। क्या कंपनी के न्याय के खिलाफ तो जाकर आपने लोन नहीं दिया, कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे तो लोन नहीं दे दिया जो कंपनी के न्याय के खिलाफ थी। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एडवांसेस, वेदर शेड्यूल, लोन दे तो दिया बट ये तो बताया कि शेड्यूल क्या है रीपेमेंट का, इंटरेस्ट का, रीपेमेंट का क्या शेड्यूल रहेगा, प्रिंसिपल कितने टाइम में चुकाना है आपको, ब्याज इंटरेस्ट कितने टाइम में चुकाना है, और उस हिसाब से रेगुलरली वो कंपनी को पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और इनकेस अगर ओवर ड्यू है और ओवर ड्यू 90 दिनों से ज्यादा है तो रिकवरी के लिए आपने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं या नहीं लिए। आया समझ में? एंड द लास्ट पॉइंट, whether any loans advances in nature has fallen due, और अगर उसको रिन्यू या एक्सटेंड कर दिया कुछ पार्टीज के लिए तो कितना रिन्यू या एक्सटेंड किया उसका एग्रीगेट अमाउंट हमें बताना पड़ेगा। कितना परसेंटेज टू टोटल लोन्स हमने रिन्यू किया है, कितना एक्सटेंड किया है या सेटल किया है बाय गिविंग फ्रेश लोन्स। चलो पुराना नहीं चुका पा रहे, एक काम करो, नया लोन ले लो तो पुराने को चुका लो और नया से शुरू कर लो, ये एक अलग चीज हो जाती है। अगर आपने ऐसा किया है तो इन दैट केस आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड लोन्स एडवांसेस ईदर रीपेबल ऑन डिमांड, या आपने बताया नहीं कि आपको कितने टाइम में रीपे करना है तो उसका एग्रीगेट अमाउंट भी हमें क्या करना पड़ेगा, कोट करना पड़ेगा। परसेंटेज देयर ऑफ टू टोटल लोन्स ग्रांटेड टू प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स को, अगर आपने ऐसा कोई लोन दिया है तो। रिपीट करती हूँ सारे पॉइंट्स, सिंपल पॉइंट्स है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1 सेज, ये पॉइंट किस पर है, जो आपने पूरे साल में लोन दिया है, तो क्या कंपनी ने लोन दिया है किसको, डिस्क्लोज करो। पॉइंट नंबर ए में, लोन्स एडवांसेस टू सब्सिडियरीज, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स या अदर देन सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, क्या ये जो लोन वोन दिया है वो कंपनी के न्याय के खिलाफ तो नहीं है। तीसरा पॉइंट, क्या ये जो लोन वोन दिया है आपने उसका रीपेमेंट का तरीका आपने बताया है, और क्या रीपेमेंट प्रॉपर्ली आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन अगर रीपेमेंट नहीं आ रहा है और ड्यू हो चुके, फोर्थ पॉइंट, 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो कंपनी ने इसको वसूलने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऐसा कोई लोन है जो ड्यू हो चुका था बट सामने वाली पार्टी पे नहीं कर रही है, तो कंपनी ने उसे फ्रेश लोन दिया और ये कहा कि चलो ये फ्रेश लोन लेकर पुराना वाला चुका दो, या कंपनी ने उस लोन को रिन्यू कर दिया या एक्सटेंड कर दिया बिना किसी परमिशन से, बिना किसी अथॉरिटी से, तो ऐसे लोन्स को भी हम क्या करेंगे, शो करेंगे। एंड क्या कंपनी ने कोई ऐसा लोन दिया है किसी प्रमोटर, डायरेक्टर को जिसका रीपेमेंट का शेड्यूल अभी तक बताया नहीं है, जिसका रीपेमेंट का शेड्यूल अभी तक बताया नहीं है, तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? इस पॉइंट को लिखते हैं, चलो शॉर्ट में इसको कंप्लीट करते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस का पहला पॉइंट, ए पॉइंट क्या है गाइस, बताओ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा है, LGSI, मतलब लोन दिया है या गारंटी दी है या कोई सिक्योरिटी दी है या कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, किसको, गिवन बाय द कंपनी, मेड बाय द कंपनी। इसमें भी पॉइंट है, क्या क्या डिस्क्लोज करना है, गिवन टू सब्सिडियरी कंपनीज, एसोसिएट कंपनीज
या joint ventures, and next given to other than subsidiary companies, associate companies, joint ventures. फिर बी पॉइंट क्या है जल्दी से बताओ, फास्ट टेल मी, क्या है बी पॉइंट? कि अगर ये लोन दिया है तो अमाउंट तो बता दिया, पर क्या लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस, लोन टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी के न्याय के खिलाफ, कंपनी को अनजस्टिस तो नहीं दे रहे हैं। मार्केट में ब्याज की रेट चल रही है 15%, आपने लोन दे दिया 2% में, ये गलत है ना? वेदर लोन टर्म्स एंड कंडीशंस आर justifiable, are not prejudicial to interest of the company. ठीक है। थर्ड पॉइंट, आपने लोन दे दिया कोई बात नहीं, बट वेदर लोन रीपेमेंट, वेरी गुड, वेदर लोन रीपेमेंट कॉमा इंटरेस्ट पेमेंट कब करना है, कैसे करना है, उसका प्रॉपर शेड्यूल बताया या नहीं बताया, शेड्यूल्ड और नॉट, दे दिया कोई दिक्कत नहीं है। और क्या शेड्यूल के हिसाब से रीपेमेंट रेगुलर है या नहीं, रेगुलर है या नहीं है। एंड डी पॉइंट, अगर रेगुलर नहीं है, इफ ओवरड्यू हो चुका है, कोई अमाउंट कंपनी मांग रही है और ओवरड्यू हो चुका है 90 दिन से ज्यादा, तो रिकवरी स्टेप्स, कंपनी ने वसूली करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं, रिकवरी स्टेप्स टेकन बाय कंपनी। फिर ई पॉइंट में क्या था, ओवरड्यू अमाउंट 90 दिन से ज्यादा हो गया, तो कंपनी ने रिकवरी करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं, क्या कंपनी ने प्रॉपरली वसूली करी है या नहीं करी है। टेल मी व्हाट वाज द ई पॉइंट, ई पॉइंट क्या था, रिकवरी हो गई। अब अगर कंपनी ने, जल्दी बताओ, on renewal, यस, कंपनी ने बिना पूछे अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन को कोई फ्रेश लोन इश्यू कर दिया, कंपनी इश्यूड फ्रेश लोन टू एग्जिस्टिंग लोन फॉर रीपेमेंट, चलो नहीं चुका पा रहे तो ये लो लोन अब चुका दो, रीपेमेंट या एक्सटेंशन कर दिया, या बिना पूछे कंपनी ने कोई रिन्यूअल कर दिया, तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि ऐसा कौन सा फ्रेश लोन था। एंड लास्ट सेम पॉइंट, क्या कंपनी ने ऐसा कोई लोन, कंपनी ने ऐसा कोई लोन किसको दिया है, कंपनी, direct, यस, रिन्यूड या एक्सटेंडेड या ग्रांटेड फ्रेश लोन फॉर रीपेमेंट टू, रिलेटिव्स में ही लिखा है, टू डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। जो चीज नहीं लिखी है हम अपने मन से उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। So this was your third point and this was the Caro till now. 3 points हमने टोटल कवर किए हैं। ये शॉर्ट में मैंने आपको सारे लिखवा भी दिए हैं। तो ये 6 पॉइंट्स पर हमें रिपोर्ट करना है। आया समझ में पहले 3 पॉइंट्स? Did you understand the first 3 points? Plant, property, equipment, yes, इन्वेंट्रीज पर, लोन्स एंड एडवांसेस पर हमें रिपोर्ट करना है। ये 3 पॉइंट्स है। अब अगर मैं तुम्हारा चौथा पॉइंट देखूं तो द फोर्थ पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट पॉइंट, बस इतना सही है कि अगर कंपनी ने कोई लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी ली या दी है
तो वो सेक्शन 185 186 के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्या है ये पॉइंट? अगर कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी को कोई भी लोन देती है या लेती है, इन्वेस्टमेंट लेती है देती है, गारंटी लेती है देती है, तो सेक्शन 185 और 186 के हिसाब से है या नहीं। 185 186 कहता है बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर आपने आदान प्रदान किया है या नहीं किया है। समझे? मतलब ये पॉइंट है